क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक साधारण से छोटे क्लिनिक के पीछे इतना बड़ा और खौफनाक रहस्य छुपा हो सकता है। सन 1928 में नोवा स्कोटिया के शांत से इलाके में लीला और विलियम ने आइडियल मैटरनिटी होम के नाम से एक संस्था खोला, जहां बिना शादी के गर्भवती हुई महिलाओं की मदद की जाती थी। लेकिन इस मासूम से दिखने वाले होम में जो कुछ भी हो रहा था वो किसी भी अपराध की कहानी से ज़्यादा डरावना था। बच्चों की तस्करी, अवैध गोद लेने और मौत के अनगिनत राज इस जगह से जुड़े हुए थे। जिन मासूम बच्चों ने इस दुनिया में कदम रखा, उनमें से कई बच्चों को बटर बॉक्स के ताबूत में दफना दिया गया। क्या यह सब उस मददगार जोड़े का काम था या इसके पीछे कोई और ही खौफनाक मकसद था? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जहां सच्चाई इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर रूह कांप जाए। ये कहानी है लीला कुलन की, जो 1899 में फॉक्स पॉइंट, नोवा स्कोटिया में एक धार्मिक परिवार में पैदा हुई थी। 26 साल की उम्र में लीला की मुलाकात विलियम पेशियोंग से हुई, जो ओरेगॉन से आए थे और न्यू ब्रंसविक में बस गए थे। विलियम का सपना था कि वो एक एडवेंटिस्ट मेडिकल मिशनरी बने, लेकिन उनके पास ना तो मेडिकल ट्रेनिंग थी और ना ही अधिकारी प्रमाण पत्र। शादी के 6 महीने बाद उसके पति विलियम शिकागो चले गए, जहां दिसंबर 1927 में विलियम को ऑर्थोपेडिक सर्जन का लाइसेंस मिला। 2 महीने बाद वे नोवा स्कोटिया लौट आए और ईस्ट चेस्टर में लाइफ एंड हेल्थ सैनिटेरियम के नाम से एक क्लिनिक खोला। वो अपने 4 बेडरूम की छोटी सी झोपड़ी से काम कर रहे थे और उनके पास मरीजों के लिए बिस्तर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लीला ने वहाँ एक पेशेवर दाई के रूप में काम करना शुरू किया और उनका क्लिनिक जल्द ही आइडियल मैटरनिटी होम एंड सैनिटेरियम के नाम से जाना जाने लगा। विलियम सुपरिंटेंडेंट बने और लीला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी। अखबारों में ऐड देकर उन्होंने ग्राहकों को आकर्षित किया। ऐड में लिखा था, आइडियल मैटरनिटी होम, गर्भवती महिलाओं के लिए शरण, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। शादीशुदा महिलाएं जो वहां शरण लेने आती थी, उन्हें डिलीवरी और 2 सप्ताह के आराम के लिए $75 देने पड़ते थे। लेकिन अविवाहित महिलाओं को जो बदनामी से डरती थी, उन्हें $100 से $200 तक अधिक पैसे देने पड़ते थे। दरअसल ये बेबी फार्मिंग का एक शातिर धंधा था, जिसे बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। जिन लड़कियों के पास तुरंत पैसे नहीं होते थे, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए मैटरनिटी होम में काम करने की इजाज़त दे दी जाती थी। इससे इन कपल को मुफ्त में काम करने वाले लोग मिल जाते थे। मेडिकल केयर में भी धोखा होता था। लीला और विलियम खुद को डॉक्टर बताते थे, जबकि वो वास्तव में डॉक्टर नहीं थे। इस क्लिनिक में लीला खुद बच्चों की डिलीवरी करती थी, जबकि विलियम बिस्तर के पास घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। लेकिन कुछ ग्राहकों ने इन कपल का बेरहम पहलू भी देखा। उन्होंने लीला के कठोर और कभी कभी क्रूर व्यवहार की शिकायत की। एक ग्राहक ने याद करते हुए कहा कि लीला शारीरिक रूप से बहुत ऊंची और ताकतवर थी। उनकी मौजूदगी से ही लोग डर जाते थे। कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। जल्द ही आइडियल मैटरनिटी होम एक तरह की बेबी फैक्ट्री बन गया, जहां ज़्यादातर 17 साल की अविवाहित लड़कियां आती थी। 1928 से 1935 के बीच लीला ने अपने मैटरनिटी होम में 148 बच्चों के जन्म और 12 शिशुओं की मौत की रिपोर्ट की थी। हैंडीमैन ने बाद में स्वीकार किया कि उसने फॉक्स पॉइंट के पास लीला के माता पिता की ज़मीन पर, जो एडवेंटिस्ट कब्रिस्तान से सटी हुई थी, 100 से 125 बच्चों को दफनाया था। उसने कहा, हमने उन्हें कतारों में दफनाया है, जिससे यह देखना आसान था कि कितने बच्चे थे। हैंडीमैन ने अप्रैल 1938 का एक मामला याद किया, जिसमें एक शिशु 5 दिनों तक विलियम के टूल शेड में एक बॉक्स से ढका पड़ा था और फिर उसे फॉक्स पॉइंट ले जाकर दफनाया गया।
लीला शिशुओं को जिंदगी भर उसके पास रखने के लिए $300 लेती थी। कुछ बच्चों को पड़ोसी के पास भेज देती थी जो उनकी देखभाल के लिए एक हफ्ते का $3 लेता था, जबकि अन्य बच्चे बहुत जल्दी मर जाते थे। कुछ बच्चे जिन्हें गोद लेने के लिए मना कर दिया गया था, जैसे कि जिनकी नस्ल मिश्रित थी या जो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, उन्हें केवल पानी और गुड़ की चाशनी दी जाती थी, जिससे वो भूखे रहकर मर जाते थे। लीला और उसके पति ने उन गर्भवती महिलाओं से कमाए गए पैसों से ज़्यादा गोद लेने वाले माता पिताओं से कमाया था। 1930 के दशक में वो प्रति बच्चे $800 से $1000 लेते थे, जो दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान बढ़कर 5000 प्रति बच्चा हो गई थी। कई बच्चों को अच्छे घर मिले, लेकिन सभी मामलों में वो कानूनी नहीं थे। कई बार इन नए माता पिता को ये पता नहीं होता था कि उनके चुने हुए बच्चे जुड़वा भाई बहन को अलग किया गया था और कुछ बच्चों को उनकी मां से चुपके से छीन लिया गया था। सभी लोग इस मैटरनिटी होम से खुश नहीं थे। कुछ शादीशुदा महिलाएं जिन्होंने उस मैटरनिटी होम में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वहां रुकने का फैसला किया, तो उन्हें बताया गया कि उनके बच्चे मर गए हैं, जबकि असल में उन बच्चों को अमेरिकी दंपतियों को बेच दिया जाता था। ये महिलाएं अपने घर खाली हाथ और अपने टूटे हुए दिल के साथ लौट जाती थी। 1940 के दशक में इस मैटरनिटी होम ने अपने निवासियों से सालाना $60,000 कमाए, जिसमें खास तौर से $50 की फीस उन माताओं से ली जाती थी जो किसी खास धर्म के गोद लेने वाले माता पिता की मांग करती थी। लीला और विलियम ने 1937 से 1947 के बीच शिशुओं की बिक्री से $3.5 मिलियन कमाए। अगले कुछ वर्षों में इस कपल ने नई गाड़ियां और ज़मीनें खरीदी और अपनी संपत्तियों में इजाफा किया। 1946 में एक ग्राहक ने अपना मन बदल लिया और अपने बच्चे को वापस लेने की कोशिश की। उसे बताया गया कि बच्चा पहले ही गोद लिया जा चुका है, लेकिन वापस लाने की संभावना है अगर वो उसे $10,000 नकद दे सके। दी आइडियल मैटरनिटी होम एक बड़ा बिजनेस था। 1943 में ये कपल 70 बच्चों को एक साथ रख रहे थे। उनका होम एक विशाल कॉम्प्लेक्स में बदल चुका था, जिसमें 54 कमरे, 14 बाथरूम और कई नर्सरियां थी। इस दंपत्ति की कीमत $40,000 थी और उस पर कोई कर्जा भी नहीं था। ग्राहकों को अगर आम कमरों में सोने का विचार पसंद नहीं आता तो वो प्राइवेट कमरे भी ले सकते थे। व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि लीला ने अपनी सफलता का प्रचार करना शुरू कर दिया, जिससे उसको काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई। 1933 तक कुछ लोग आइडियल मैटरनिटी होम में दिलचस्पी लेने लगे थे। लिबरल पार्टी सत्ता में आई और डॉक्टर फ्रैंक रॉय को पब्लिक हेल्थ पोर्टफोलियो का पद सौंपा गया। उन्हें होम में शिशुओं की मौत की अफवाहों के बारे में पता चला और अगले 15 वर्षों तक वो इस कपल के व्यापार में एक बड़ी समस्या बने रहे। 4 मार्च 1936 को इस कपल पर एवन इफोर्थ और उसके बच्चे की मौत से संबंधित 2 आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने केस जीत लिया। इसके बाद पब्लिक हेल्थ मंत्री फ्रैंक रॉय डेविस ने RCMP को मैटरनिटी होम में सभी मालूम मौतों की जांच करने का आदेश दिया। इसके बाद कई वर्षों में इस कपल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और वो लगातार जांच के दायरे में रहे। इस कपल ने एक मजबूत समर्थन समूह बनाया था, जिसमें प्रमुख नागरिक और राजनेता शामिल थे, जो हमेशा उनके साथ थे और उनका समर्थन करते थे। वो खुद को बहुत अच्छे से पेश करते थे और अगर चीज़ें उनके खिलाफ जाती दिखती तो वो धमकी देने से भी परहेज नहीं करते थे, क्योंकि समाज और राजनीति में कई प्रमुख लोग जिन्होंने सालों तक होम की सेवाओं का चुपके से उपयोग किया था, इस समय तक होम को बिना लाइसेंस के काम करने की अनुमति थी। उन्हें 1945 में पहली बार ठोस सबूत मिला। उस क्लिनिक में गंदगी भरी स्थितियां,
भिनभिनाते मच्छर और गंदे बिस्तर और कुछ बच्चों का वजन उनकी उम्र के नामक का 50% था। लीला ने पलटवार करते हुए हरासा के आरोप लगाए, लेकिन उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। 1940 के मैटरनिटी बोर्डिंग हाउस एक्ट में एक नई तरमीम की गई, जिसने लाइसेंस की ज़रूरतों को शामिल कंपनियों तक बढ़ा दिया था। इस कपल के लाइसेंस की दरख्वास्त को तुरंत खारिज कर दिया गया और आइडियल मैटरनिटी होम को नवंबर 1945 में बंद करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद इस कपल ने लवली बेबीज फॉर एडॉप्शन का ऐड देना जारी रखा। फ्रैंक डेविस ने आइडियल मैटरनिटी होम को हमेशा के लिए बंद करने की अपनी लड़ाई जारी रखी। इन गोद लेने के मामलों को ट्रैक करना शुरू किया। न्यू जर्सी अधिकारियों ने उनकी मदद की, क्योंकि वो भी अवैध गोद लेने और बच्चों की गैर कानूनी तस्करी पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे। पतझड़ में एक न्यू जर्सी अखबार ने इस तस्करी योजना का खुलासा किया। एक बड़े स्कैंडल से बचने के लिए कनाडा और अमेरिका में बाल देखभाल के अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी बच्चा बिना सरकारी अनुमति के न ले जाया जाए और उनकी आवाजाही पर नज़र रखी जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए इस कपल ने एक नया तरीका अपनाया। इसमें उन माताओं को मनाते थे जो बच्चे को जन्म दे चुकी थी कि वो अपने बच्चों के साथ अमेरिका जाए। ये तरीका उन्हें इसलिए चुना था ताकि बच्चे बिना किसी कानूनी समस्याओं के अमेरिका पहुंच सके और बिना सरकारी मंजूरी के बच्चों को भेजा जा सके। एक $multi-million के कारोबार को बंद करना इतना आसान नहीं था। इस कपल ने अपील के दौरान बिना लाइसेंस के संचालन जारी रखा। 1945 की शुरुआत में अमेरिकी आवर्जन अधिकारियों ने भी शिकायतें दर्ज की, जिसमें सबूत थे कि लीला ने काले बाजारों के शिशुओं को अमेरिका में तस्करी की थी। 5 जून 1946 को उन्हें 4 अमेरिकी जोड़ों को अवैध रूप से बच्चों की बिक्री के लिए दोषी ठहराया गया और तकरीबन $430 का जुर्माना लगाया गया। विलियम, जो अब भारी शराब पीने लगे थे, उनको जून की सुनवाई के दौरान उनके गवाहों के आधार पर झूठ बोलने के आरोप में दोषी ठहराया गया। इसके बावजूद 1947 की शुरुआत में भी आइडियल मैटरनिटी होम में शिशुओं का जन्म जारी था। मीडिया में अपने मामले की रिपोर्ट से गुस्से में उसने स्थानीय अखबार के खिलाफ $25,000 का मानहानि मुकदमा दायर किया, जिससे मुखालिफ गवाहों के खिलाफ सबूतों की बाढ़ आ गई। जूरी ने मुख्तसर विचार के बाद उसका मुकदमा खारिज कर दिया और मुकदमे ने उसकी गतिविधियों को क्रूर और लाभकारी धोखाधड़ी के रूप में उजागर कर दिया। पेडियाट्रिशियंस, जिन्होंने आइडियल मैटरनिटी होम की जांच पड़ताल की थी, उन्होंने इसके मच्छर से भरे नर्सरी, हद से ज़्यादा भीड़ भाड़ और भूख से निढाल बच्चों के बारे में गवाही दी। बिल चुकाने के लिए मजबूर की गई माताओं ने भी गवाही दी। एक ने बताया कि उसका बच्चा बिना किसी चिकित्सा देखभाल के मारा गया और उसे एक बटर बॉक्स में दफना दिया गया। उसने ये भी खुलासा किया कि उसे एक स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण के लिए नर्स के रूप में पेश होना पड़ा। एक अन्य मां ने स्वीकार किया कि उसे एडॉप्शन रिकॉर्ड में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था और ये बताना पड़ा कि उसका बच्चा यहूदी था। मुकदमे के बाद इस कपल को बहुत बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी खराब छवि की वजह से उनके बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ और उनकी आमदनी कम होती गई। वे कर्ज में डूब गए। आइडियल मैटरनिटी होम को साल के अंत से पहले बंद कर दिया गया। अब ये कपल पूरी तरह कर्ज में डूब चुके थे। उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी और क्यूबिक में चले गए, जैसे वो 30 साल पहले आए थे। उनके 5 बच्चों में से 2 सदबरी ओंटारियो में जाकर बस गए, एक अमेरिका चला गया और 2 नोवा स्कोटिया में ही रहे। 23 सितंबर 1962 को उस घर को एक रिजॉर्ट होटल में बदलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। कई सालों बाद विलियम कैंसर से चल बसे। उसके बाद लीला नोवा स्कोटिया लौट आई और फॉक्स पॉइंट के पास एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां वो बड़ी हुई थी। 1969 में 70 साल की उम्र में लीला की ल्यूकेमिया से मौत हो गई। उन्हें फॉक्स पॉइंट के
द सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया। वहाँ उन शिशुओं के पास दफनाया गया था जो बटर बॉक्स में दफनाए गए थे और जिन्हें जीवन का आनंद लेने का मौका नहीं मिला था। उनकी कब्र पर लिखा था, टिल वी मीट अगेन। अगर आप किसी भी कैनेडियन से पूछे कि कौन सा घरेलू सीरियल किलर सबसे ज़्यादा हत्याओं का दोषी है तो ज़्यादातर लोग शायद रॉबर्ट विलियम पिक्टन का नाम लेंगे। उसने अपने पिक फॉर्म पर 49 महिलाओं की हत्या करने का दावा किया, जिससे लगता है कि वे सबसे बुरा किलर है, लेकिन सच तो ये है कि वो सबसे बुरा नहीं था। अगर आप विलियम और लीला के बारे में पूछेंगे तो आपको शायद एक साधारण प्रतिक्रिया मिलेंगी कि वो वही दयालु दंपत्ति थे जिन्होंने 1920 के दशक के अंत से लेकर 1940 के दशक के अंत तक आइडियल मैटरनिटी होम का संचालन किया। वो 1960 के दशक में निधन हो गए। उनकी छवि पूरी तरह से खराब थी, लेकिन उनके अपराधों की पूरी हकीकत तब तक उजागर नहीं हुई थी। हम अब भी नहीं जान सकते और कभी नहीं जान पाएंगे कि लीला और विलियम के कितने शिकार थे, लेकिन सबसे अच्छे अनुमान के अनुसार ये संख्या 400 से 600 के करीब हो सकती है। लीला और विलियम के शिकार जीवित पैदा हुए थे और अगर उन्हें उस दुष्ट कपल के हाथों में नहीं डाला गया होता तो शायद वो सभी बच्चे बच सकते थे। लीला और विलियम के पास कोई दया नहीं थी। वो पैसे के लिए बहुत लालची थे। उनके द्वारा की गई हर हत्या का कारण केवल पैसा था। उस समय की कैनेडियन महिलाओं के लिए गर्भपात और जन्म नियंत्रण अवैध थे। अविवाहित महिलाएं जो गर्भवती हो जाती थी अक्सर अपने परिवारों द्वारा त्याग दी जाती थी और उन्हें नकार दिया जाता था। अविवाहित माताओं के लिए कोई सरकारी सहायता नहीं थी और ना ही कोई सामुदायिक समर्थन था। आइडियल मैटरनिटी होम की इस दर्दनाक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यंग दंपत्ति ने मदद के नाम पर जो धोखा दिया, उसने हमें सिखाया कि हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान की लालच और स्वार्थ किस हद तक जा सकता है, ये कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दफन क्यों न हो, एक दिन बाहर आ ही जाती है। हमें हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहना चाहिए और किसी को अपना मददगार समझने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसे भयानक परिणामों से बचा जा सके। अगर आपको इस घटना ने सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल एमएच क्राइम स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।